तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 13वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पे आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो ये 1921 का वर्ष है, क्या है? ग्रेट डिवीजन का ईयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो देखो, ये जो फिस्कल पॉलिसी है क्या करती है? ये भारत सरकार का टूल्स है। भारत सरकार इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इसको यूज़ करती है। इन्फ्लेशन बोले तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा हो गया और डिफ्लेशन बोले तो पब्लिक के पास पैसा नहीं है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब ज़्यादा पैसा है तो हमसे पैसा, मेरे तरफ से पैसा खींचने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? तो टैक्स रेट बढ़ा सकती है और बहुत सारे ऐसे कल्याण, उनके जो योजनाएं होते हैं उसको करके हमारे तरफ से पैसे खींचने का काम करती है गवर्नमेंट। लेकिन जब बात करें डिफ्लेशन में, तो डिफ्लेशन में क्या होता है, पब्लिक के पास पैसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर खर्च करके बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को करके लोगों को पैसा देने का काम करते हैं इनडायरेक्टली। अब बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इस कौन यूज़ करता है? इसको आरबीआई यूज़ करता है। और पब्लिक डेब्ट, तो पब्लिक डेब्ट क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी, ब्याज दर। ये आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है। चलो अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। जब भी हमारा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगा, बूम करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, क्या होगा? जो सर्विस सेक्टर है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसका क्या होगा? इनकम, उसका योगदान ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका विषय है? मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है? वैसा सब्जेक्ट जिस पे सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है, वो क्या होता है? वो राज्य सूची होता है। वैसा सूची जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो क्या होगा? वो संघ सूची होगा। और समवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, वो किस में आएगा? तो समवर्ती सूची में। देखो, ये इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का बात कहा जा रहा है, तो क्या करेगा? राज्य सूची भी कानून बना सकता है और जो केंद्र सरकार भी वो भी बना सकता है। तो दोनों तो कहाँ आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, यहाँ ग्रोथ हो गया, स्रोत इसको ठीक कर लेना आप लोग, स्रोत कौन सी है? तो जो देखो, ये सर्विस सेक्टर है, मैंने अभी बताया ही था, सर्विस सेक्टर है, यही मुख्य स्रोत है। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो कौन नेता नरमपंथी था? दादा भाई नौरोजी के छोड़ के सभी लोग गर्मपंथ के थे। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल आप लोग सुने हो ना, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखो, होम रूल लीग का स्थापना 1916 में हुआ था। किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था, एक था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। चलो अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन किसका नाम था? देखो, इसी का नाम बदल के 1885 में क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। इसका स्थापना क्या होता है? 1884 ईस्वी में होता है इंडियन नेशनल यूनियन का, जिसके स्थापना कौन करते हैं? यो ह्यूम और हेनरी कॉटन, 2 लोग मिलकर करते हैं। बाद में क्या होता है कि 1885 में नाम इसका बदल दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तब पूर्णतः इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में। चलो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को। होता क्या है, 1929 लाहौर अधिवेशन में, लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें प्रस्ताव क्या किया गया था? स्वराज का प्रस्ताव किया गया था। प्रथम स्वराज का प्रस्ताव किया गया था। अगर उस समय तक क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने नहीं माना था। 31 दिसंबर तक क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1929 तक जो ब्रिटिशर्स थे इस पर सहमति नहीं हुए। तो क्या होता है, हम लोग खुशी मनाने लगते हैं 31 दिसंबर के, जैसे 12 बज के कुछ मिनट होता है, और 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
चलो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू अपने 12 सदस्यों के साथ शपथ लिया थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? देखो साइमन कमीशन का हम लोग का विरोध करने का मेन रीजन क्या था, जो भी इसमें सदस्य थे, इसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 के साथ क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देखो पहले तो देख लो क्या है, कमीशन के कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होने का कारण, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग उजला कानून बोलते हैं, उजला कानून या कोरा कानून, ऐसे भी करके हम लोग इसको जानते हैं। चलो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो देखो होता क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया जाता है, दलितों के लिए पृथक चुनाव का घोषणा किया जाता है, जिसके बाद महात्मा गांधी उस समय जेल में होते हैं और वहीं से आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। चलो अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना क्या, तो लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह वाघड़ा, ये तीनों 1913 में कहाँ पे किए थे? 1913 में किए थे अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। चलो अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव किसमें? बम्बई अधिवेशन में। अब कितना तारीख को ये जो भारत क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, कितना, ये 8 अगस्त 1942 को ये शुरुआत होता है। चलो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक शासक। अगर बात करें वास्तविक शासक, वास्तविक हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखो क्या क्या योग्यता है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी सही है, कम से कम 35 उनका कंप्लीट हो गया होना चाहिए, उनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता है, हाँ होना चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नहीं देखो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये हो, नहीं, वो सिर्फ उस, जैसे किसी भी सदन, लोकसभा है तो उस सदन में जाने के लिए उनके पास योग्यता हो, ठीक है। एक दो चीज़ और आता है, वो साउंड माइंडेड होने चाहिए, पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, कितना? तो 1 महीने के अंदर इसका प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय जो होता है, कैबिनेट। देखो जो मंत्रिपरिषद होता है बहुत बड़ा समूह होता है, इतना बड़ा समूह है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होता है वो एक कैबिनेट, ये जो छोटा सा पोर्शन है कैबिनेट मंत्री हो गया, ये पूरा मंत्रिपरिषद हो गया। जितने मंत्री बने वो क्या है, वो मंत्रिपरिषद हो जाएंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जैसे होम मिनिस्टर हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो, कुछ जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है उन लोगों को मिला के एक छोटा सा मंत्री का गठन के मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लड़का जैसे देखता है राज्य का संचित निधि तुरंत ऑप्शन लगा देता है, लेकिन नहीं, राज्य का संचित निधि नहीं, वो भारत की संचित निधि से। होता क्या है कि देखो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो वहाँ से याद रखने के लिए क्या राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति तो भारत के होते हैं, वो तो किसी राज्य के तो ऐसे होते हैं, लेकिन मेनली कहाँ पे, तो संघ का कार्य देखते हैं, तो वहीं से उनको वेतन मिलता है, ऐसे याद रख सकते हो। चलो अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा? देखो सत्ता दल के अध्यक्ष हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। बात करें नरेंद्र मोदी का, तो ये सत्ता दल के अध्यक्ष नहीं था, उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे अमित शाह जी थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो इसी तरह सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हाँ ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। देखो ये हो मतलब मे भी है, 50-50 या बोल सकते हो, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। चलो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? देखो सर्वोच्च न्यायालय किसको हटाने के लिए? तो जिस पे करप्शन का चार्ज लगेगा, मंत्री
परिषद के किसी भी सदस्य को नहीं, देखो मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग को जनता डायरेक्टली चुन के भेजती है, इसलिए उन लोगों को ऊपर वो नहीं हटा सकते हैं। अगर मंत्री परिषद के किसी सदस्य को हटाना पड़ेगा तो क्या होगा, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वो क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव डालेगा। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के ऊपर डालेगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होगा, पूरे मंत्रिमंडल को, इवन प्रधानमंत्री के साथ ही उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को, हाँ, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव का सिफारिश कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, देखो ये लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, जितने भी सांसद चुन के जाते हैं उनमें से हम लोग किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं, इनमें से सभी को, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किनके द्वारा, तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका किया जाता है। चलो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, देखो राज्यसभा में जो राज्यों का क्या है, जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व है। हमारे यहाँ से कुछ और होंगे राज्यसभा में सीट, किसी दूसरे राजस्थान से कुछ और होगा, यूपी से कुछ और होगा, क्या होगा, उनके यहाँ पे जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे प्रतिनिधित्व जाएंगे। चलो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं कहाँ से, तो ये देखो कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये लोकसभा से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से ही, राज्यसभा से भी हम लोग लाते हैं। इससे पहले बात करें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, तो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन क्या था, लोकसभा में थे, बैठते थे। तो जो भी मंत्रिमंडल में होंगे वो किसके लिए जिम्मेदार होंगे, तो वो लोकसभा के प्रति उनकी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो किसी भी सदन के सदस्य हो। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, देखो किसके प्रति, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलो अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से निकाल दिया गया, तो देखो ये जो 44वां संविधान संशोधन होता है, ये 42 और 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान में क्या होता है, जो निजी संपत्ति का अधिकार होता है उसको हम लोग हटा के आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क में हम लोग उसको डाल देते हैं, और इसमें बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो कोरम व्यवस्था है, कोरम व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। दूसरा, जो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल किया गया था, फिर से 6 साल से 5 साल कर दिया जाता है। 42वें में कितना, 5 साल से 6 साल किया गया था, और 44वें में 6 साल से फिर से 5 साल कर दिया गया है। फिर से क्या होता है कि जो 42वें संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति होते हैं बाध्य हो जाते हैं, किस लिए, मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या होता है, एक बार उनके जो प्रस्ताव है उसको रिटर्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि माने, लेकिन जब भी दूसरा बार आएगा प्रस्ताव तो उसी प्रस्ताव को दस्तखत करना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है, तो बिछुआ लोक नृत्य किसके साथ संबंधित है, ये देख लो, बिछुआ लोक नृत्य का एक फोटो डाल रखा है मैंने, ये असम के साथ संबंधित है। चलो अगला प्रश्न है, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है, देखो लज्जा उपन्यास के लेखक जो है ये तस्लीमा नसरीन है। ये बांग्लादेशी महिला है जो आज की डेट में भारत में रहती हैं, और इस लज्जा उपन्यास इतना चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये विवादित उपन्यास है। तो अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। याद कैसे रखेंगे, देखो क्या है, 2 और 7, मतलब अपने दोनों आंखों से क्या देखना है, सातों अजूबा चीज़ देखना है, तो पर्यटन तो हो गया ना। चलो अगला प्रश्न है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, चलो देखते हैं, इस मैप में देखते हैं चंबल नदी का जो फॉलोइंग एरिया जो बहती है उसको दिखाया गया है। एक ये वाला हो गया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से, ये वाला है राजस्थान, राजस्थान से निकल के कहाँ पे, तो राजस्थान से निकल के ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है, देखो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है, देखो गुजरात है। गुजरात कौन सा है, तो ये गुजरात हो गया, ये हरा वाला जो है गुजरात है। इधर क्या है, इधर तो समुद्र है ना, तो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, देखो ये वाला हरा वाला आंध्र प्रदेश है, इधर भी समुद्र है तो नहीं होगा। बिहार, हाँ बिहार, बिहार के आगे में क्या है, नेपाल है। इसके इधर में देखें तो क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके इधर में झारखंड, और इसके जो पूरब का बात करें तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है,
किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य, तो कौन सा है? तो ये झारखंड के साथ क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन आता है? तो ये बिहार आता है। बिहार का पिन कोड कैसे स्टार्ट होता है? 8 से स्टार्ट होता है ना। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है, कौन कौन सा है? तो हो जाएगा नारकोंडम और बैरन आइलैंड, ये दोनों द्वीप ज्वालामुखीय द्वीप है। चलो अगला प्रश्न है, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो ये 4 मिनट गुणक के अंतर में रहता है। देख लो, ये हो गया मानक समय लाइन हो गया। अब यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे तो कितना +4 मिनट बढ़ना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो कितना होगा -4 मिनट बढ़ना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न है, किसी राज्य में किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? यह है उड़ीसा। उड़ीसा को 2 भाग में नहीं बांटती है। देखो बाद बाकी मैं फिगर दे रखा हूँ, सबको 2 भाग में बांट रही है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होता है कितना? वो 3 जनवरी को होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो जो इन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी वो कितना का होता है? तो 4 जुलाई को। चलो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, किसके शासनकाल में? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। अजंता की चित्रकारी किनको चित्रण करता है? तो ये जातक कथाओं को। और जातक कथा से किस चीज़ का? तो पंचतंत्र के कहानी का जिक्र होता है। अब बात करें अजंता की, तो अजंता कहाँ है? अजंता की गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मैंने एक और बताया था, एलोरा की गुफा। अजंता में कितना? तो जनता में कितना था? 34 गुफा था और एलोरा में 29। चलो अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यटन होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और देख लो ये जो है यही पशुपति भगवान का ये फोटो है। एक और क्वेश्चन आता है, इनके दाहिने साइड में कौन से पशु थे और बाएं साइड में कौन से थे? देखो ये शेर जैसा दिख रहा है ना, ये शेर हो गया और ये हाथी हो गया, ये लोग दाहिने साइड में थे। और ये हो गया गेंडा और भैंस, ये बाएं साइड में थे। सर पे क्या था? 3 सींग था। याद कैसे रखना है? जब भी कोई बोलता है कुछ बहादुरी का काम, तुम क्या बोलते हो? दाहिना साइड तो दिखाते हो ना, तो दाहिना साइड में सबसे शक्तिशाली पशु होगा, शेर और हाथी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, हिरण्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ पे था? तो राजगिरी या गिरिब्रज बोल सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो भारत में जो प्रथम सिक्के था वो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलन में लाए गए थे। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो कहाँ पे किया था? तो ये थानेश्वर से धानेश्वर हो गया, थानेश्वर से कहाँ होगा? कन्नौज हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार की प्रतिक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो किस वर्ष को माना जाता है? 1991। ये उस समय कौन थे? हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, नरसिम्हा राव का सरकार था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? देखो इसको मैप से मैं लेके चलता हूँ दिखाने। देखो 8 डिग्री अक्षांश, अगर आप लोग जूम करके देखो तो 8 डिग्री अक्षांश के पास ये वाला है, और ये वाला एरिया क्या है? तो कन्याकुमारी का इलाका है। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो देखो कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो देखो जिंक एक क्या है? जिंक एक धातु है, बाद बाकी सब मिश्र धातु है। बात करें पीतल का, तो पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जास्ता का। कांसा, तो कांसा किसका मिश्र धातु हो गया? तांबा और टीन का। इस्पात किसका? देखो इस्पात में मेनली होता है लोहा और कार्बन, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से क्रोमियम और निकेल भी मिला लिया जाता है। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन किसमें सर्वाधिक होता है? तो मूंगफली। अगर मूंगफली नहीं होता तो सोयाबीन आंसर होता, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो
बैक्टीरिया, डायनासोर मत मारना, डायनासोर आप लोग को याद रहता है, बैक्टीरिया होगा। चलो अगला प्रश्न है, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि वह क्या होता है, जब हम नमक डालते हैं ना तो जितने उसके कोषों का पानी होता है वो अपने तरफ खींच लेता है, तो क्या होता है, कोषों से पानी खींच लेता है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या होता है, उसका ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है या उसका संरक्षण ज़्यादा दिनों तक होता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि क्या होगा, जो मरुस्थल का पौधा होगा उसका पत्ता क्या होता है, छोटा होता है और कटीला होता है, साथ में ऊपर से क्या होगा, जो क्रिसमस ट्री देखे हो ना उसके जो शेप होता है वृक्ष का वैसा होता है, तो उनकी पत्तियां छोटी एवं कटीली होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है, तो कृत्रिम रेशा कौन सा है, नायलॉन। बाद बाकी जो कण, रुई और रेशम देख रहे हो सब हम लोग खुद से बनाए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है, तो चलो जो रिएक्शन सीरीज होता है उससे देखते हैं, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्ट्रोंशियम, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटम, एक हो गया ये, इसको बोलते हैं गोल्ड, और ये हो गया प्लेटिनियम। देखो ये सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, जो गहने होते हैं हम लोग पहनते हैं, सब कम रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा क्या रिएक्टिव होता है, तो ये पोटेशियम, सोडियम। तो पूछ रहा है कि कौन सा लेस रिएक्टिव है या कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, तो देख लो ये जो कॉपर है ना ये सबसे कम रिएक्टिव है, देख रहे हो ये कम रिएक्टिव है दिए गए ऑप्शन में। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है, इनमें कौन उर्वरक नहीं है, तो ये जो डीडीटी होता है ये उर्वरक नहीं है। बाद बाकी सब क्या, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, उर्वरक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है, तो देखो एक क्या है, पाट है, ये अनाज वाला पौधा नहीं है, बाद बाकी सब अनाज वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है, कौन ज्योतिहीन बॉडी है, तो देखो ग्रह जो है इनके पास कोई रोशनी नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, कैंसर। देखो कैंसर क्या होता है, खुद के बॉडी को, कैंसर, थायराइड, ये सब क्या होता है, अर्थराइटिस, ये सब खुद के बॉडी को नष्ट करता है, लेकिन ये संक्रमित रोग नहीं है, दूसरे को फैलता नहीं है संक्रमण से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है, कौन अकार्बनिक यौगिक है, तो बताओ कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, हो जाएगा आपका अमोनिया। अमोनिया क्या है, अकार्बनिक यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, देखो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, आप दूध को दही जमा दिए तो दोबारा दूध बना सकते हो, नहीं ना। आप कागज़ को जला दिए तो दोबारा कागज़ बना सकते हो, नहीं ना। ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक फॉर्म से, एक चीज़ से बदल के दूसरा चीज़ बन गया और दूसरे चीज़ से फिर पहले में नहीं ला सकते हो, तो रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया। और दूसरे से पहले में ला दिए तो क्या होगा, वो भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। देखो दूध से आइसक्रीम बनना, अगर आइसक्रीम को फिर ला के बाहर रख दो तो क्या हो जाएगा, दूध तो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भौतिक प्रक्रिया। बाद बाकी दूध से दही बनना, दही से दूध बना सकते हो, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। दही से घी निकालना, घी से दही बना दोगे, नहीं ना, तो नहीं होगा। दूध से मक्खन निकालना, मक्खन के बाद दूध बना दोगे, नहीं ना, तो ये सब फिजिकल हो गया, भौतिक प्रक्रिया हो गया। बाद बाकी ये दूध से आइसक्रीम बनाना क्या है, रसायन, ये है भौतिक प्रक्रिया, ये सब रासायनिक प्रक्रिया हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है, SiO2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, ये AgBr, और AgBr को क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, कांच है एक प्रकार का, कांच एक प्रकार का क्या है, अति शीतल द्रव। अगला प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे क्या है, वे हैं विषाणु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, देखो यकृत, पित्ताशय, आंत, ये सब क्या है, ये सब पेट में है, पाचन तंत्र का लगभग हिस्सा है। लेकिन ये जो कॉर्निया है ये क्या है, ये आँख का है, आँख का हिस्सा है। देखो ये क्या है, कॉर्निया का किधर गया, ये है कॉर्निया, ये क्या है, आँख का हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया। अगला प्रश्न है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, अस्थि हड्डी, हड्डी में कौन सा होता है, तो एक कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का, प्रकाश का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का हो जाएगा प्रकीर्णन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? कौन सा कोलाइड नहीं है? तो देखो, एक क्लोरोफिल क्या है? एक कोलाइड नहीं है। बाद बाकी धुआं, रूबी ग्लास, दूध, ये सब क्या है? एक कोलाइड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से? तो बीटा कण के उत्सर्जन से उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम बर्सन से, देखो बम्बार्डिंग बम के बर्सन के कारण बनते हैं। तो किसके? इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डिंग के कारण उस पर चित्र बनते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है? ये एक गैलेक्सी है। बात कर, देखो आकाशगंगा होता क्या है? देखो जो तारे हैं ना, अलग अलग, देखो तारे अलग अलग क्लास में बैठे हुए हैं। तारे क्या है? अलग अलग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। पर जिस क्लास में हमारा सौरमंडल बैठा हुआ है या सौरमंडल है, उसी को तो हम आकाशगंगा कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे। चलो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य का विकिरण है? सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य का विकिरण कौन सा है? तो इसको बोलते हैं माइक्रो तरंग। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? यह है बंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो कौन? देखो बल, वेग, चुंबकीय प्रेरण, ये सब क्या है? ये सब सदिश है। शक्ति क्या है? शक्ति अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? क्या है? तो ये हो जाएगा काला रंग। चलो अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इससे 4 डिग्री से पहले नीचे आएंगे या 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे, पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? ये घटेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर हो जाएगा, ऐसा ही। अगला प्रश्न है, देखो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मॉक टेस्ट 14 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे विजिट करते रहो।